आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। हम देख रहे हैं कि नून लीग के लिए जो सियासी मामलात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बहुत स्मूथ होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले की खबर ये है कि बलूचिस्तान से भी तकरीबन 18 इलेक्टेबल्स ने नून लीग ज्वाइन करने का वादा किया है और जब नवाज शरीफ साहब वहाँ विज़िट करेंगे तो वो बाकायदा तौर पर उसकी अनाउंसमेंट भी करेंगे। लेकिन क्या सियासी जमातें जो नवाज शरीफ साहब का नारा है कि मिल के चलना है और ये इस पे ठीक से काम कर पाएंगे या नहीं? और एक और बहुत आम खबर कि चीफ जस्टिस साहब ने एक केस की हेयरिंग के दौरान जो कि इलेक्शन की कंडक्शन के हवाले से ही था, उनका ये कहना है कि सदर ने और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की डेट अनाउंस ना करके बहुत बड़ी गलती की और ये इतना बड़ा केस ही नहीं था जो अदालत में है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस हवाले से डिस्कशन करेंगे कि मौलाना फजल रहमान बड़ी सीक्रेसी से कतर चले गए, हमास के लीडरान से मुलाकात की, एक बड़ा उन्होंने अहम पैगाम दिया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन क्या ये एक सिंबॉलिक दौरा है या पाकिस्तान प्रैक्टिकली भी कुछ इकदाम करने जा रहा है? क्या इसका असर इंटरनेशनल बरादरी और मुस्लिम ममालिक पर पड़ेगा? इस पर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ रज़ा रूमी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, मसूद रज़ा साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें, नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करें। नज़ीर लगारी साहब, सर आप बताइएगा, ये नून लीग के लिए बलूचिस्तान में भी फ़िज़ा साजगार हो रही है, इलेक्टेबल्स को नज़र आ रहा है कि नून लीग इस्लामाबाद का एटमॉस्फेयर नून लीग के फेवर में जा रहा है, तो आप भी ये देख रहे हैं कि 2018 वाली सिचुएशन है या अलग है इस दफ़ा मामला? नहीं, लगभग वैसी सूरत हाल होगी, लेकिन ये तस्वुर मुहाल है कि जनाब पूरी की पूरी जो है वो प्लेट उठाकर उनके हवाले कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा। और वैसी एक कोई हंग पार्लियामेंट बनेगी, चंद सीटें जो हैं, मैं हो सकता है कि एक्सक्लूसिव पार्टी पीटीआई हो और ये दूसरे नंबर पर हो, या हो सकता है ये पहले नंबर पर हो और कोई और पार्टी दूसरे नंबर पर हो। लेकिन पार्टियां यही होंगी, बड़ी होंगी और इनको ही इंतखाबात में आने का मौका मिल सकेगा। लेकिन ये जो अरेंज्ड मैनिपुलेटेड सिस्टम जो है, ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। और एक लाडले के बाद एक और लाडले को भी लोग कबूल नहीं करेंगे। लाडले बनाने का अमल जो है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा अमल है और अब तक बहुत महंगा साबित हुआ है। पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर, लेकिन सियासी नज़ीर तौर लगारी पर साहब, वो लोग जो नून लीग के हक में खुल के बात करते हैं वो तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को तो गलत सज़ा मिली थी, अब ये एक कंपनसेशन है जो सिस्टम उनके साथ कर रहा है, पनामा में उनके साथ ज्यादती हुई थी। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखते हैं? मैं कहता हूं कि बहुत गलत हुआ था। मैं भी उन लोगों में जो कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ था, लेकिन जिस तरह से लाया जा रहा है उससे ज्यादा गलत है। ये कोई नहीं है कि सबके हाथ बांध दिए जाएं और इनको खुला छोड़ दिया जाए और कहें कि जाएं मैदान मार ले, और मैदान फिर भी नहीं मार सकेंगे। यही होगा। ये पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। इनके साथ मजाक हुआ था, इनके साथ गलत हुआ था। मैं कहता हूं गलत हुआ था। इनको गलत नाअहल किया गया, इनको गलत सजा दी गई। लेकिन ये क्या कि पाकिस्तान के लोगों को आप सजा दें कि कानून को, आइन को, आईनी आर्टिकल्स को और कानून के तमाम ज़ाब्तों को पामाल करते हुए आप कहें कि जी अब हम इनको ला रहे हैं, लीजिए इनकी शक्ल दीजिए। साल बाद अब बामुलादा होशियार जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर मुगल आजम तशरीफ लाते हैं। आइए ये खेल शुरू हो। ये जो बाप पार्टी के कुछ लोग और कुछ इलेक्टेबल्स आ रहे हैं नून लीग की तरफ, ये किसी सियासी गारंटी से ही आ रहे हैं ना? जिस तरह से पहले नून लीग छोड़ी, फिर आ गए, अब फिर छोड़ दी, फिर आ गए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से जो हैं वो तैयार लोग मौजूद हैं, जिनको कभी लोग घोड़े कहते हैं, कभी उनको जो है वो लोटे कहते हैं। वो तैयार बैठे होते हैं, उनको उठाकर एक जगह झोली में डाल दिया जाता है, फिर वहां से उठाकर किसी और झोली में डाल दिया जाता है, फिर वहां से उठाकर किसी और झोली में डाला जाता है। तो इस तरह से लोग तैयार बैठे होते हैं और समझे जाते हैं कि जनाब ये इनकी आबाई हल्के हैं, इनके ये इलेक्टेबल हैं और ये इनको जो जिस तरह चाहें जाए मुंतखब हो ठीक है जाते हैं। नज़ीर लगारी साहब, तो आप प्लीज़ ऐसे आई लोगों होल्ड के यू लिए है, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। रज़ा रूमी साहब की तरफ चलते हैं। रज़ा रूमी साहब, जिस तरह से बलूचिस्तान में 18 लोग शामिल होने जा रहे हैं नून लीग में, और इनमें से बहुत सारे लोग पहले 2018 से पहले भी नून लीग छोड़ के गए, इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी थे, और आपको पता है कि बलूचिस्तान की सियासत ज़्यादा क्रूशल नहीं रही, बड़ी सादा सी सियासत रही है। इसका क्या मतलब है आपके लिए जो इलेक्टेबल्स नून लीग में आ रहे हैं? जी रज़ा रूमी देखिए, साहब। अभी लगारी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक पूरी खेप जो है वो हमेशा तैयार होती है फसली बटेरों की, जिनको के इलेक्टेबल्स भी कहा जाता है। मैं समझता हूँ इलेक्टेबल्स तो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ किस्म का टर्म है। ये लोग बिल्कुल ही जिसे कहते हैं वो अपने अपनी गरज और अपने फायदे के लिए, अपने सियासी और माली फायदे के लिए ये तैयार होते हैं कि यहाँ से वहाँ जाते हैं।
तो ये जो लोग शामिल हुए हैं PMLN में, ये भी उसी जुमरे में आता है। आपको पता है कि आज से चंद साल पहले एक पार्टी जो थी उसमें लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, जिसको कि लग रहा था कि जो जीत रही है। आज ये तासुर बन गया है या बनाया जा रहा है कि अगली हुकूमत PMLN की है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं अभी वो वहां पर उधर जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में और भी लोग जो हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि यही हमारी अनफॉर्चुनेटली ये हमारी पावर पॉलिटिक्स का एक ट्रेंड रहा है और अभी कुछ नहीं बदला। वो ही पुरानी घिसी पिटी कहानी चल रही है अभी भी। ठीक है मसूद रज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मसूद, अदम एतमाद के बाद जब खाकान अब्बासी साहब भी इंटरव्यूज़ दिया करते थे तो वो ये कहते थे कि तैयारी तो नहीं है लेकिन हम सिस्टम बदलने आ रहे हैं। वो 16 माह गुजर गए, फिर नवाज शरीफ जिस तरह से वापस आए, लगता ही नहीं है कि सिस्टम बदला है, लगता है बस चेहरे बदल गए, सिस्टम तो नहीं बदला। जी, जैसा लगानी साहब ने और रज़ा रूमी साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त। सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया था तो हम भी कहते थे गलत निकाला गया, जैसे लगानी साहब ने कहा, रज़ा रूमी साहब भी कहेंगे गलत निकाला गया था। लेकिन उसके बाद जो उनका बयानिया था वो क्या था? वो बयानिया तो ये था कि ये सिस्टम नहीं चलना चाहिए, वोट को इज्जत देनी है। तो वोट को इज्जत इस तरह से दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि एक बार फिर उन्हीं इलेक्टेबल्स को या उन्हीं लोगों को जिनको जमा करके पार्टियां बनाई जाती हैं, पॉलिटिकल मनोवरिंग की जाती है, इलेक्शन से पहले ही सेटअप कर दिया जाता है, तो उसी पूरे सिस्टम का हिस्सा मियां नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर बन रहे हैं और बन के ये साबित कर रहे हैं कि वो जो कुछ कहते रहे अपने निकालने के बाद कि मुझे क्यों निकाला, वो गलत था, वोट को इज्जत दो का बयानिया गलत था। दरअसल था वो जब पावर में थे तो सब कुछ अच्छा था, वो पावर में नहीं थे तो सब कुछ जो है वो गलत हो गया। दोबारा पावर में आने के लिए वो वही सब कुछ कर रहे हैं। तो अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। नजीर लगानी साहब ने दुरुस्त कहा, लोग अब इसको कबूल करने को तैयार नहीं हैं। वो कर भी लें तो ये सिस्टम नहीं चलने वाला। मुल्क में जो सियासी बेयकीनी है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, और जब ये ख़त्म नहीं हो सकती तो फिर आप किस तरह से मईशत को बेहतर करेंगे, माशरत को ठीक करेंगे, मुल्क के अंदर सियासी कल्चर कौन सा होगा, कैसा होगा? ये सब इतना जी मसूद रज़ा साहब, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इतना मियां साहब की खुद अपनी सियासत मैं समझता हूं कि ऑन इट स्टेक है। जी नज़ीर लगारी साहब, लेकिन जो मसूद भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि हम थोड़ा बैकफुट पे इसलिए भी आ गए हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अब मईशत को ही ठीक करना चाहते हैं, लेकिन यकीन नहीं आता इस बात पे कि इस तरह से करने से मईशत ठीक हो जाएगी। नहीं तो मईशत कैसे आकर ठीक करेंगे? इस तरह से जिस तरह से निकाले गए थे उसी तरह से वापस आकर मईशत ठीक करेंगे? पाकिस्तान के लोगों के एतमाद को धोखा देकर जो है आप मईशत ठीक करेंगे? पाकिस्तान के वोटर को ये यकीन दिलाकर कि आपने वोट को इज्जत नहीं दी बल्कि लोटों को इज्जत दी है, तो ये आपकी इज्जत समझी जाएगी। ये आपकी इज्जत समझी जाएगी कि आपने बहुत बुरे तरीके से समझौतेबाजी से काम लिया है, अपने आप को जो है बहुत सस्ते भाव जाकर बेच दिया है। आप जिस तरह से लंदन गए थे उस वक्त सहूलतकारी शुरू हुई थी, जब वापस आए तो बहुत बड़ी सहूलतकारी के साथ आए। जहां जा रहे हैं दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे इनको पता है कि इसी तरह से दरवाजे बंद हो जाना शुरू हो जाते हैं। जब जानते हैं तो फिर क्या आप मुल्क के लिए जा रहे हैं, अपने आप के लिए जा रहे हैं, अपनी जात के लिए? चौथी बार बनने के लिए जा रहे हैं। आप एक बार भी ना बनते, लीडर तो एक ही दफा होता है ना। इस अमल के बाद आप लीडर नहीं रहे हैं, आप स्टेट्समैन नहीं रहे हैं। लीडर बहुत बड़ी चीज होती है। लीडर होने के लिए वजीर आज़म बनना जरूरी नहीं है। लीडर होने के लिए सदर ममलिकत बनना जरूरी नहीं होता है। लीडर बनने के लिए लीडर होना जरूरी होता है। आप सारी जिंदगी समझौतेबाजियां करते रहे और फिर उसके बाद जब आप डटे और कहा कि जी वोट की इज्जत दो, हम भी मान रहे थे वोट की इज्जत दो, जब वो सजा मिली थी तो हम भी मातम कर रहे थे, गलत हुआ है। जाओ इस सजा के बाद आप जिस तरह से लौटे हैं और जिस तरह से आपके लिए चश्मे माँ रोशन दिलो बाशाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से आपके लिए आंखें बिछाई जा रही हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि हम जनाब वो लोग इस बात को ये समझेंगे कि वो जो आपको गलत निकाला गया था उसको कंपनसेट किया जा रहा है। सियासत कंपनसेशन का नाम नहीं है। सियासत होती है। सियासत ऑब्जेक्टिविटी को समझने का नाम होता है। सियासत मारूफ को समझने का नाम होता है। सियासत हालात को समझने का नाम होता है। ये नहीं होती है सियासत जिस तरह से आप करते हैं कि जनाब ठीक है अब सुबह हो गई है हम ये रखेंगे, तब शाम हो गई है तो हम ये करेंगे।
साथ साथ ठीक है नज़ीर पाकिस्तान लगारी के साहब, अवाम आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आए। खुशामदीद जी। रज़ा रूमी साहब, आपको लगता है कि ये जितना भी फेवरेबल माहौल सियासी तौर पे नून लीग के लिए बन गया है, नून लीग इस पे कैपिटलाइज कर सकेगी इसी बुनियाद पे? फॉर द टाइमिंग हम कन्विंस हो जाएं ठीक है नून लीग ही ऑप्शन है, ये इस पे परफॉर्म कर सकेंगे? इन लोगों ने होमवर्क कर लिया इसके ऊपर, या अपनी टीम को रिविजिट करेंगे? क्योंकि ये चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म तो बनने, ठीक है आप अगर आप एलिजिबल हैं आप बन भी जाएं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि चौथी दफ़ा आपके पास प्लान है? बहुत अहम सवाल है बतूल। और बात यह है कि टीम कहाँ से आएगी? वही लोग हैं ना, अभी तो वो थे पावर में, पीडीएम की जब हुकूमत थी, वही 8-10 चेहरे जो हैं अहम वजारतों के ऊपर शहबाज शरीफ की काबीना में थे। और अगली अगर ये जीत भी जाती है नून लीग तो वही लोग होंगे। तो पहले पिछले 17-20 महीने में क्या तीर मारा उन्होंने कि वो जो आने वाले 20 महीने या 3 साल 4 साल उसमें क्या वो तीर मार देंगे? पाकिस्तान के मसाइल बहुत गंभीर हो चुके हैं और बहुत पेचीदा है। और जो सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा मसला है वो मईशत की जो बहाली है, वो मसला है। आम आदमी को महंगाई से गरज है, बेरोजगारी से गरज है, उसको अपनी खुशहाली से गरज है। उसको ये गरज नहीं है कि कौन जो है मसनद पे बैठा और ताज इक़्तिदार का किसके सर पर है। तो ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, देरीना किस्म के माशी मसाइल, ये किसी एक पार्टी के बस की बात ही नहीं है हल करना। इसके लिए पूरी, जिसे कहना चाहिए, एक कंसेंसस चाहिए पॉलिटिकल क्लास का और एस्टेब्लिशमेंट का। जब तक ये मिलकर कुछ कड़े फैसले नहीं करते, 8-10 किस्म के अहम तवीलुल मयाद फैसले नहीं करते, पाकिस्तान की मईशत यूं ही डोलती रहेगी। और ये आने वाली हुकूमत में भी डोलती रहेगी अगर वो फैसले ना किए गए कि कभी कशकोल उठा के सऊदीज के पास, कभी कशकोल उठा के आईएमएफ के पास, कभी देखिए कहीं। रज़ा रूमी साहब, एक बड़ा नुक्ता आता है मेरे जहन में बार बार जब हम अभी रिसेंट पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स की बात करते हैं। आपको पता है कि जब आईपीपी भी बनी तो एक दिन के अंदर ही बहुत सारे हैवी वेट्स पार्टी के अंदर आ गए थे। अब इलेक्टेबल्स क्या सोच रहे हैं? उनको ज़्यादा कौन सूटेबल लगेगा, अलीम खान की पार्टी या नवाज शरीफ की पार्टी? क्योंकि अलीम खान भी सिस्टम में तो इस वक्त बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग है। जी देखिए, बात यह कि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में कुछ लोग तो गए लेकिन बहुत लोग नहीं गए। यानी कि जिस तरह से एक पीएमएल काफ बनी थी, आपको याद है, या माजी में किंग्स पार्टीज बनती रहती हैं, वो वाली सिचुएशन नहीं है आईपीपी की। आईपीपी खुद स्ट्रगल कर रही है। एक तो वजह यह है कि इस वक्त जो लोग पहले की नस्बत सियासी तौर पे बहुत ज्यादा बाशऊर हो चुके हैं, इसलिए बहुत से इलेक्टेबल्स जो है वो इस बात पे भी परेशान है कि अगर वो आईपीपी जैसे ग्रुप्स में गए तो अवाम उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए वो आजादाना इलेक्शन लड़ने को तरजीह देंगे और फिर इलेक्शन के बाद वो किसी जीतने वाली कोलिशन को ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी आप आने वाले इलेक्शन में ये भी देखेंगे कि आप देखिएगा कि बहुत सारे आजाद उम्मीदवार भी इलेक्ट होंगे। जी जी। मसूद रज़ा साहब, ये दो सवाल हैं। नून लीग किस तरह से कैपिटलाइज कर सकेगी उन तमाम फैसिलिटीज़ को जो उसको नेचुरली मिल रही हैं या सिस्टम की वजह से मिल रही हैं? और दूसरा ये कि वो नून लीग की तैयारी है लोगों को कन्विंस करने की, एक बड़ा वोट बैंक लेने की, जो पीटीआई का टूटा हुआ वोट बैंक है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, या ये सिर्फ एक मोमेंट ऑफ ग्लोरी में है, चेयरमैन पीटीआई की तरह जो बस इक़्तिदार में आ गए थे और तैयारी नहीं थी? क्या नवाज शरीफ सोच समझ के तैयारी कर रहे हैं? आपको लगता है नवाज शरीफ तैयारी कर रहे हैं? बतौर अभी तक जितनी भी बात हुई है यहाँ, उससे साबित यही होता है कि ये तो कॉस्मेटिक्स हैं, ये तो प्लास्टिक सर्जरी है। मियां नवाज शरीफ साहब लीडर बन के नहीं आ रहे। अगर वो फैसले करेंगे तो फैसले तो उनके पीछे पार्लियामेंट में जो लोग, वो लोग हैं जो भेजे गए। एक कठपुतली वजीर आजम का जो वो ताना दिया करते थे, वो तो कठपुतली बनने जा रही। तो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन भी जाए इस तरह से, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं होगी, वो हुकूमत किसी और की होगी, कानून साजी किसी और तरह से होगी। मुल्क जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब की 100% नहीं होगी। चाहे वो आप नून लीग का जिक्र करते हैं, जो सूरत हाल नजर आ रही है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो किसी भी तरीके से कोई तब्दीली नहीं है। वो
पुरानी सियासत, पुराना तरीक़ाकार, पुरानी हुकूमतों का बनने बिगड़ने का ही एक तसलसल है, जिसके खिलाफ थे मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने निकाले जाने के बाद, तो जो क्या कहते मसूद थे रज़ा कि साहब मैं फिर कौम नवाज से माफी शरीफ ने मांगता सिर्फ हूं। वजीर आजम बनना था और दोबारा इक़्तिदार में आना था? आपको नहीं लगता कि इतने दिहाइयों की सियासत के बाद ही वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी वेरी वेरी सीरियसली एंड वर्क ऑन इट? वो ऐसा क्यों नहीं देखिए, मुझे सोचेंगे, इसी क्यों बात नहीं का चाहेंगे अफसोस है, ऐसा? इसी बात का अफसोस है, मुझे इसी बात का अफसोस है कि इमरान खान 3 साल, 3.5 साल के बाद शायद समझ गया, और दोबारा अगर वो ये गलती करता है तो कौम दोबारा उसको ये माफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ साहब 40 साल के बाद भी नहीं समझे। यानी लाडला बनने के लिए आप अगर नौजवानी में लाडला बनते हैं और लाडले पने की ख्वाहिशात का इजहार करते हैं तो चलें, उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। इस उम्र में आकर अगर आप लाडला बन रहे हैं तो आपने अपनी सियासत को जो गलतियां थी उनसे अलहदा करने की जो कोशिश की थी, एक मौका आपको जिंदगी ने दिया था, उसको भी आपने जाया कर दिया। लेकिन इसका मसूद रज़ा साहब अफसोस ये है मुझे, बताइएगा मुझे कि कोई नवाज खुशी शरीफ के नहीं हो पास रही। ऑप्शन क्या है, क्योंकि हम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनके पास ऑप्शंस क्या है। अगर वो ये कहते हैं कि मैं ठीक है सबको कटहरे में लेके आऊँगा और मुल्क की मईशत ख़राब हो रही है, तो उन पर ये एतराज़ आता है कि आपको तो इंतकाम लेने की पड़ गई थी, आपको मईशत के लिए नहीं आपने काम किया। अब वो अगर वो कह रहे हैं कि मैं सबको इकट्ठा करके हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे और इंतकाम नहीं लेंगे, तो हम उन्हें कह रहे हैं आपने अपने नैरेटिव से यू टर्न ले लिया, इसमें सही क्या है? इन दोनों बातों में से क्या सही है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के पास लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इस वक्त अगर मियां नवाज शरीफ साहब वाकई खुले दिल का मुजाहरा कर रहे हैं तो वो कहें अपने मुखालफिन के लिए कि इनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैंने इनको भुगता है, मैं इनको नहीं भुगतने दूंगा। उनको भी अपने साथ लेके बैठे, इनको भी अपने साथ लेके बैठे, इख्तिदार की भी फिक्र ना करें। इस वक्त मुल्क में सियासी कल्चर की फिक्र करें कि कौन सी सियासत मुल्क में चलेगी। इस वक्त फिक्र ये करें कि वो तारीख में एक बड़े सियासतदान के तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं या वो एक कठपुतली के तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं। ठीक है, काइंडली मसूद, आई होल्ड यू है। नज़ीर लगारी साहब, एक और जाविया साहब से बात करनी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा है अपने रिमार्क्स में कि आम इंतखाबात की तारीख का फैसला सदर और इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था, इस मामले को गैर ज़रूरी तौर पर कोर्ट में लेके आए। इतने आवाम का, कोर्ट का, मीडिया का वक्त ज़ाया हुआ और ये इतनी आसान बात थी कि इन दोनों अहदेदारों ने अपना काम नहीं किया और हम सब इनका मुंह देखते रहे। इज़ इट दिस सिंपल? इससे क्या सीखा है हमने? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? नज़ीर लगारी साहब। हम रोजाना नई चीजें सीखते हैं, बिल्कुल नई चीजें सीखते हैं। हमें अब समझ में आता है। हम इस उम्र तो पहुंचे हैं, मैंने सहाफत में 45-50 साल लगा दिए हैं। मैं चीजें अब समझना शुरू कर रहा हूँ। मुझे अब अब चीजें समझ में आ रही हैं। मैं अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरह पाकिस्तान इस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान को अब लेकर चला जा रहा है, तो इस तरह से पाकिस्तान, अगर आपका ख्याल है कि आगे बढ़ जाएगा, तो कम से कम मैं उस ख्याल से इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ। जिस तरह से माजी में जो कुछ गलत था वो आज भी गलत है। जो पहले गलत था, जो 55-56 में गलत था, वो आज भी 65-66 में गलत था, 75-76 में भी गलत था, और जो 85-86 में भी गलत था, 95-96 में गलत था, 6 और 7 में भी गलत था, और 15 और 16 में भी गलत था, और अब भी गलत। ये क्या बात हुई? जो चीज गलत है वो गलत है ना। कोई लाडला लाना गलत होता है तो फिर लाडले के बाद उसके नतायज भी गलत होते हैं। हमने कौन से लाडले से फैज उठाया है? किस लाडले को लाए थे? बोगरा को हम लाए थे वाशिंगटन से, वो सफीर था पाकिस्तान का, आ जाओ हम तुम्हें वजीर आजम बनाते हैं। क्योंकि हमने एक वजीर आजम को, एक लेजिटिमेट वजीर आजम को, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को कान से पकड़ कर निकाल दिया है, जो कायद आजम का जानशीन बना था, जो लियाकत अली खान का जानशीन बना था, हमने उसे निकाल दिया है। अब आ जाओ बोगरा साहब, आ जाओ। ये वही मोहम्मद अली बोगरा हैं। जब कभी उनका नाम जो कुछ और हो जाता है, कभी नाम उनका कुछ और हो जाता है, कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी वो नवाज शरीफ बन जाते हैं, कभी इमरान खान बन जाते हैं, कभी कोई लाडला बन जाते हैं, कभी कोई और सेकंड। बंदा वही है जो मोहम्मद अली बोगरा चल रहा है। अब भी पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद अली बोगरा जो है वो बार बार पलट करा जाता है। लेकिन जो जी इसको कंटिन्यू करते राजा रूमी साहब, लेकिन जो 9 मई के वाकयात थे उसने बहुत सारी चीज़ों को एक नया रंग ज़रूर दे दिया था। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट में जारी थी, लेकिन इसने एज ए पोलिटिकल कैटलिस्ट ऑपरेट किया और बाकी सियासी जमातें एक बैकफुट पे चले गई। लेकिन हम सब, क्या हम सारे वज़राए आज़म को एक ही तरह, मसूद रज़ा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, कि हम सारे वज़राए आज़म को एक ही तरह कह सकते हैं कि क्या वाकई उन सबका केस एक था, या इमरान खान का इट गॉट स्लाइटली डिफरेंट? मसूद रज़ा साहब। वज़राए आज़म ने, तमाम ही वज़राए आज़म ने कहीं ना कहीं कोशिश की कि वो अपने फैसले ले सकें,
यही वजह है कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, उनकी हुकूमतें गई, नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें गई, इमरान खान की हुकूमत गई, सब ने कहीं ना कहीं कोशिश की है। लेकिन अलमिया यह है कि ताकत में वापस आने के लिए इनको जो रास्ता मिलता है वो एक ही रास्ता मिलता है, इनकी समझ में एक ही रास्ता आता है, ये उससे आगे सोच रखते नहीं हैं। अगर ये उसके आगे की सोच रखें तो इनको एहसास हो कि आवाम के अंदर जो अब अर्ज है तब्दीली की वो कितनी ज़्यादा है। लोग चाहते हैं कि वो अपनी ही गलतियां करें जिन पे पछताएं, वो ये नहीं चाहते कि उन पर गलतियां थोप। ठीक है, लेकिन और वो मसूद ये बताएं दूसरों की कि गलतियां ये बर्दाश्त इलेक्शन करें। कमीशन से और सदर से कौन पूछेगा कि सारा तो गलती आपकी, आपने जानबूझ के डेट्स नहीं दी, पिछली कोर्ट ने भी आपको कहा मेरे ख्याल इलेक्शंस में तो करवाएं, आप काजी इनको फायज इनकी ईसा साहब अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? काजी फायज ईसा साहब ने मामले को टेकअप किया है और वो अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे हैं कि आइन को दोबारा लिखा गया है और वो ये मान रहे हैं कि सदर ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पीडीएम की पूरी हुकूमत, देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें मजीद बाइख्तियार बनाया जाए। उन्होंने एक स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, राजा परवेज अशरफ साहब ने वो खत हुकूमत के हवाले किया, उस पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके वो एक्ट दिया गया इलेक्शन कमीशन को, और उस एक्ट की बुनियाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान ये यकजबान हो गए कि सदर का इख्तियार नहीं है तारीख देने के लिए। सदर ने एडवाइस मांगी तो सदर को निगरां हुकूमत वजारत कानून ने कहा कि चारों सूबाई वजारत कानून भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपके पास इख्तियार मौजूद नहीं है। सदर को चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते, वो खामोश होकर बैठ गए, ये लोग दबाव डालते रहे, सबने इल्तवा का शिकार किया। हुआ क्या, मुल्क में माशी एक्टिविटी रुकी, बुनियादी तौर पर जो इंसानी हुकूक, एक पाकिस्तानी के हुकूक है कि उसको रूल किया जाएगा उसके मुंतखब नुमाइंदों के जरिए, वो हुकूक सल्ब हुए, आइन की वायलेशन हुई। तो काजी फायज ईसा साहब की कोर्ट में तमाम बातें डिस्कस हुई हैं, तो अब फैसला तो काजी फायज ईसा साहब को करना है। ठीक है मसूद, प्लीज आई होल्ड यू है। रजा रूमी साहब, आपसे दो सवाल है। एक तो आप, आई होप आपने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो लाइव टेलीकास्ट है उसका बेशतर हिस्सा आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको उसका कुछ लाइंस बता देती हूँ। सर, एक मुकालमा हो रहा था चीफ जस्टिस और किसी दूसरे लॉयर के दरमियान, तो उन्होंने एक मिसाल दे दी किसी दूसरे मुल्क की, प्रॉबेबली कनाडा या यूरोप की, तो जिसपे चीफ जस्टिस साहब बहुत बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आप मुझे बाहर के सिस्टम की मिसाल ना दें, इसी सिस्टम की मिसाल दें। लेकिन ये जो उनका जो रीसेंट फैसला है, इन्होंने उसमें यूरोपीय पार्लियामेंट की एक बड़ी लंबी मिसाल दी हुई है, जो कि बिल्कुल हम दूसरों की मिसालों से सीख सकते हैं। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर मीडिया गलत रिपोर्ट करता है तो वो इंसानी हुकूक और जमहूरी असूलों पे असरअंदाज होता है, इसलिए मीडिया हैज़ टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू द रिपोर्टिंग अबाउट इलेक्शंस। इसमें वो खुद मिसाल दे रहे हैं, और जब एक लॉयर मिसाल दे रहा है कोर्ट के अंदर तो वो उसको हजम नहीं कर पा रहे। एक तो सर ये मेरा आपसे सवाल है, और दूसरा ये कि अब सदर और इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल कौन करेगा? जी देखिए, हवाला जात तो मेरे ख्याल से अगर उन्होंने ऐसी बात की, मैंने वो मिस कर दिया था। मैंने ये जरूर पढ़ा था कि किसी हिंदुस्तान के रेफरेंस के ऊपर उन्होंने एक वकील ने साइट किया था कोई इंडियन कोर्ट की जजमेंट। तो उन्होंने कहा था कि आप ये बताइए कि इंडिया में हमारी कितनी जजमेंट साइट होती हैं, तो आप लोग क्यों ये पेश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक आम अमूमी रुझान है कि पाकिस्तान में केस लॉ जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया का साइट किया जाता है। और शायद ये बात तो मुझे पता है, बाकी मुझे बात ही पता। अगर उन्होंने कही है तो मेरे ख्याल से वो चीफ जस्टिस साहब ने वो बात मुनासिब नहीं कही। लेकिन रज़ा साहब वो कह रहे हैं ना कि आप अगर इलेक्शंस को लेके अगर किसी जर्नलिस्ट के जहन में सवाल हैं तो वो अपने घर पे डिस्कस करे, बाहर नहीं करे। ये हाउ डू यू गेट दिस, डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग? जी, गालिबन वो उन्होंने जो बात कही और बाद में जो चीज फैसले में आई उसमें थोड़ा सा फर्क है बतूल। और जजेस के जो फैसले होते हैं, जो तहरीरी ऑर्डर होते हैं, वो प्रिवेल करते हैं, उनके जो भी रिमार्क्स हो वो प्रिवेल नहीं करते। ये कायदा तो यही है। और जो उनकी जजमेंट है, जो आप इसमें यूरोपियन जो है वो हवाला, जी पार्लियामेंट का हवाला दिया, वो डिसइंफॉर्मेशन पे लागू होता है। डिसइंफॉर्मेशन और देखिए, सहाफती रिपोर्टिंग में ऊंच नीच हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन हो जाती है, लेकिन एक बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पे डिसइंफॉर्मेशन, अवाम को गुमराह करना दूसरे अल्फाज में, या प्रोपेगेंडा जो है सरीहन, उसके हवाले से वो कोड लागू होता है। और वो सही मैं समझता हूं कि मैं तायद करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि हमने इस प्रोपेगेंडा का
और अवाम को गुमराह करने के बहुत सारे मिसालें ठीक है, बहुत देखी हैं। शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया रज़ा रसूमी साहब और बाकी मेहमानों का। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आमदीद। और इस वक्त मेरे साथ साबिर अबू मरियम साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन फाउंडेशन। बहुत शुक्रिया साबिर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साबिर साहब, हम लोग फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम्स करते हैं पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, और अब तो जो मुख्तलिफ ममालिक ने अमरीका को ये कहा था कि जंगबंदी करवाई जाए, इस दरख्वास्त को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन जो हालिया डेवलपमेंट ये है कि मौलाना फजल रहमान विज़िट कर रहे हैं लेबनान और वो हमास के लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये बहुत बड़ा इकदाम है जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन ये सिंबॉलिक है या हम फिज़िकली भी पाकिस्तान इस पर कोई जिम्मेदारी लेगा या दूसरे ममालिक पे दबाव डालेगा? इसको किस तरह से ट्रांसलेट होता हुआ देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो जंगबंदी की बात है वो तो इस वक्त होनी चाहिए पूरी दुनिया की तरफ से, खासतौर पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से, कि अमेरिका पर दबाव डाला जाए। अमेरिकी हुकूमत को ये बावर करवाया जाए कि इस जंग में जो जारियत हो रही है फ़लस्तीनियों के खिलाफ, उसकी जिम्मेदारी अमेरिकी कांधों पर है। इस वजह से है कि अमेरिकी असला दिया गया है, अमेरिकी एड उनको दी गई है, और अमेरिका नहीं चाहता कि वहाँ पर जारियत बंद हो। लिहाजा ये काम अगर हो सकता है कि सारी दुनिया की हुकूमतें, खासतौर पर मुस्लिम और जो अरब हुकूमतें हैं, वो ये मुतालबा करें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुतालबा बहुत ही कारगर साबित होगा और इससे कुछ फायदा होगा। दूसरी जो आपने बात की है कि मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ पहुंचे, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। वो कहाँ पर, वो लबनान गए हैं? जी जी बिल्कुल, वो कतर में इस मेरे पास वक्त तो कतर में मुलाकातें उन्होंने की हैं मेरे पास रिसेंटली तो हमास के लीडर्स के साथ। कतर की खबर थी मेरे पास उनकी कि वो कतर में इस्माइल हानिया साहब से उन्होंने मुलाकात की है दोहा में। जी जी लेकिन ये बिल्कुल जो आपने खुद एक सवाल किया है कि सिंबॉलिक, ये ज़ाहिरन की ये सिंबॉलिक है, यकजहती है, ठीक। ये एक मुलाकात है, वो रस्मी तौर पे बातचीत है। लेकिन असल बात तो मौलाना साहब को भी करनी चाहिए पाकिस्तान में रहकर, वो ये कि वो बताएं आवाम को कि ये अमरीकी जारियत को बंद करना है, ये अमेरिका पे दबाव डालना है कि अमेरिका इस जारियत को बंद करे। एग्जैक्टली, तो साबिर साहब यही तो करने डेफिनेटली ये लॉबिंग और ये इसी के लिए गए ना मौलाना साहब। ये कितना स्ट्रेच कर पाएंगे, किसको कन्विंस कर सकेंगे? जो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी गज़ा का एक सडन विजिट किया है। आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं कि अमेरिका ने भी जहमत कर ली है गज़ा को विजिट करने की? देखिए, मैं जो समझता हूँ, जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं गजा से, लुबनान से, फलस्तीन के अंदर से, उसके मुताबिक तो अमेरिका ने कहीं बैकफुट पर नहीं गया है, जारियत वहाँ पर जारी है। अगर अमेरिका चाहता है कि इसको खत्म किया जाए तो ये अमेरिका के हाथ में है कि अमेरिका इस जारियत के बटन को बंद कर दे, इसराइल को लगाम दे। लेकिन पाकिस्तान, लेकिन साबिर साहब, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान इसके लिए क्या करना चाह रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि मौलाना साहब का वहाँ जाना एक बहुत बड़ा कदम है। पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पे होंगी कि मौलाना फजल रहमान वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे आई होप कि हम इससे कुछ निकाल सकें, कुछ कर सकें इसकी बुनियाद पे। लेट मी डिफाइन। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो मौलाना साहब तशरीफ ले, मैं बहुत ही डिसहार्ट हुआ हूँ। कराची में जो उनका वो गजा मार्च था, उन्होंने वहाँ पर सदर के इस्तीफे का मुतालबा किया है। मसलन फ़लस्तीन मार्च में सदर पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा, ये बहुत ही एक अजीबो गरीब सी बात है कि फ़लस्तीन कॉज को खराब करने की कोशिश है। लिहाजा अगर मौलाना साहब गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उन्होंने ये एफर्ट किए, कोई शक नहीं है। अगर हुकूमत भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, हुकूमत ने उनको भेजा है, तो भी अच्छा काम है। लेकिन इसके पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए, ना कि पर्सनल इसके लिए जो है ना पॉलिटिकल इसके लिए एफर्ट्स की जाएं या इसके लिए पॉलिटिकल बेनिफिट लिए जाए। तो इससे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को तो कोई फायदा होना नहीं है, लेकिन फ़लस्तीन कॉज खराब हो सकता है। लिहाजा अगर गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ़लस्तीनी क़यादत से मिल रहे हैं, पाकिस्तान का पैगाम पहुंचा रहे हैं, हमारी उम्मीदों को, हमारी ख्वाहिशों को वहाँ बता रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन अगर इसको बाद में पॉलिटिसाइज किया गया या इसके ऊपर पॉलिटिक्स की गई, तो ये आप यकीन जानिए कि ये मसला है फ़लस्तीन इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है, इन सारी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर का मसला है जो खराब होने का पिछले 30 दिन में 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 30 दिन गुजर गए इस जंग को, जिसमें अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसराइल का तो बार बार दौरा किया है, लेकिन ये फ़लस्तीन का उनका पहला दौरा है। तो कुछ तो है कि अभी अमेरिका सोच रहा है $14 बिलियन के हथियार देने के बाद इजराइल को, अब आप गजा का दौरा कर रहे हैं, किस तरह से समझ सकते हैं हम इस बात को? बिल्कुल जी, उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जो इंटरनेशनल मीडिया आपने मॉनिटर किया होगा, लबनान में हिजबुल्लाह के कायद सैयद हसन नसरुल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने बाकायदा बता दिया है कि अगर अमेरिका ने इस जंग को बंद नहीं किया, जारियत को नहीं रोका, तो जाहिर है कि उन्होंने कहा कि फिर इराक के अंदर जो इस्लामी मुजाहिमत है
उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि इराक के अंदर जो अमरीकी बेसिस हैं, जिनको पहले भी वहाँ की रेजिस्टेंस ने लेकिन निशाना साबिर साहब, बनाया है, वो मजीद जब भी जो आप निशाना बनाएंगे। जंगबंदी की बात कर रहे हैं, उसमें एक नुक्ता ये भी है कि अमेरिका का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर फौरन जंगबंदी हो जाए तो चूंकि वो कहते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हमास के ऊपर दोबारा हमला हो सकता है, तो हमास दोबारा ऑर्गेनाइज हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि हमास को ऑर्गेनाइज होने का मौका मिले। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर क्या दोनों तरफ से गारंटी होना चाहिए कि हमला नहीं करेंगे? आप मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए, ये बहुत अहमकाना बात है अमेरिका की। वो कौन होता है ट्रस्ट करने वाला? वो तो खुद क्या इसराइल पे ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या इसराइल ट्रस्ट के काबिल है, जो पिछले 75 साल से फलस्तीनियों का खून बहा रहा है, जो पिछले 75 साल से शामी लोगों का खून बहा रहा है, लुबनानियों को कत्ल करता रहा है, वो मिस्रियों को कत्ल किया, उसने उर्दन के लोगों को कत्ल किया है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाता है। तो क्या इसराइल पे ट्रस्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हम अमेरिका पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अमेरिका कौन होता है कि जो हमास पे ट्रस्ट करेगा? ये हमास का मसला नहीं है, ये फलस्तीनी अवाम का मसला है, फलस्तीनियों की बात है, पूरे फलस्तीन की आज़ादी की बात है। तो लिहाजा अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इसराइल को कहे कि जारियत बंद कर दे। जंग करनी है, जंग होती रहेगी। हमास मौजूद है, जिहाद इस्लामी मौजूद है, हिजबुल्लाह मौजूद है। उन्होंने कहा है कि अगर हमसे लड़ना है तो लड़ो, अपने बैरी बेड़े अगर आपने लाने हैं तो लाओ, हम आपके सामने खड़े हुए मैदान में। लेकिन ये अवाम को कत्ल करना, ये जारियत है, ये बंद करना होगी उसको। ये बंद करके फिर मैदान खुला हुआ है। जैसा मैंने इराक की बात की आपके सामने, इराक के अंदर वहां पर उन्होंने मुजाहमत में कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। उन्होंने अमरीकी बेसिस को पहले भी निशाना बनाया है, और सैयद हसन नसरुल्लाह की तकरीर के बाद जो ये पॉइंट सामने आया है, उन्होंने कहा कि जो इराकी रेजिस्टेंस है उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि वहां कुछ होने वाला है, सीरिया में अमेरिकन बेसिस पे कुछ होने वाला है। तो खतरा अब अमेरिका को है, क्योंकि इस जंग का मेन प्लेयर इसराइल नहीं बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट है। ये अमेरिकन गवर्नमेंट को अब चाहिए कि अगर वो अपनी शिकस्त को बचाना चाहते हैं, अपनी पॉलिसियों को नाकाम होने से बचाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसराइल को बैकफुट पर ले जाएं, इसराइल को फौरी तौर पर पीछे हटाएं। ये हमास पे ट्रस्ट करने वाले ये कौन होते हैं? हमें इन पर ट्रस्ट नहीं है, दुनिया इन पर ट्रस्ट नहीं करती। ये धोखेबाज हैं, इन्होंने हमेशा धोखा दिया है। इन्होंने इराक में, अफगानिस्तान में, तो फिर साबिर साहब, डिप्लोमेसी कैसे होगी? क्योंकि डिप्लोमेसी तो जंग में भी होती है, फिर डिप्लोमेसी किस तरह से होगी? देखिए, डिप्लोमेसी के भी उसूल हैं। डिप्लोमेसी जो होगी वो डिप्लोमेटिक तरीके से, जो भी इसकी कुव्वतें हैं, जो हमास है, जो जिन पर हमास भरोसा करती है, जो हमास जिनके साथ बात करती है, वो देखा जाएगा कि हमास की क्या डिमांड्स हैं, कौन सालिसी का किरदार। पहले भी जो डिप्लोमेसी होती रही है वो सालिसी की डिप्लोमेसी होती रही है, 1 to 1 नहीं हुई है। बीच में कोई ना कोई सालिस, कोई ना कोई गारंटर रहा है, कोई ना कोई आर्बिट्रेटर रहा है। अभी ये देखना है कि इस वक्त आर्बिट्रेटर कौन है। इजिप्ट है। इजिप्ट की खुद आप पोजीशन जानती हैं कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट के कहने पे कभी वो रफा क्रॉसिंग को खोलते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं, कभी बंद करते हैं। बहुत शुक्रिया साबिर अबू मरियम साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।